अगर आप एक एडवोकेट हो तो आपको इस वीडियो को बहुत गौर से समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी अपराध होता है तो आप क्या करोगे। सबसे पहली बात, आप पुलिस स्टेशन में जाओगे, एफआईआर दर्ज करवाओगे। अगर मान लेते पुलिस वाले आपकी एफआईआर दर्ज कर ही नहीं रहे, तब आप क्या करोगे। तब आपके पास दूसरा रास्ता क्या होता है कि आप एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जैसे हम डीसीपी भी बोल सकते हैं, आप उनके पास अपनी रिटन कंप्लेंट बाय पोस्ट भेजोगे सेक्शन 154 क्लॉज नंबर 3 ऑफ द सीआरपीसी की मदद से। लेकिन अगर डीएसपी के द्वारा, सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस के द्वारा भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, तब आप क्या करोगे। डायरेक्टली आप मैजिस्ट्रेट साहब के पास जो है अपनी कंप्लेंट लेके जाओगे, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाओगे सेक्शन 156 क्लॉज नंबर 3 ऑफ द सीआरपीसी की मदद से। ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, 1% लोग जो बात जानते हैं, वही मैं 1% आपको बात बताने वाला हूं पूरी वीडियो के अंदर। पूरे के पूरे प्रैक्टिकल में आपको बात बताऊंगा और सिखाऊंगा, जिसमें जब आप मैजिस्ट्रेट साहब के पास जाओगे, सेक्शन 156 क्लॉज नंबर 3 सीआरपीसी की कंप्लेंट अपनी रजिस्टर करवाओगे, तब मैजिस्ट्रेट साहब आपसे केवल 3 बातें पूछेंगे। अगर आपने वो 3 बातों का सवालों का जवाब बहुत आसानी से दे दिया, 100% आपका कंप्लेंट जो है पर्टिकुलरली मैजिस्ट्रेट साहब या तो डायरेक्ट कर देंगे कि भाई हाँ, पुलिस वालों को हम एफआईआर दर्ज करने के लिए बोल रहे हैं, या फिर मैजिस्ट्रेट साहब बोलेंगे ठीक है भाई, मैं पूरे कंप्लेंट का कॉग्निजेंस ले रहा हूं, मैं जो है केस को जो है ट्रायल पे चला रहा हूं। तो ये 2 रास्ते मैजिस्ट्रेट साहब लेंगे। लेकिन अगर आपने ये 3 बातें ध्यान नहीं दी, जो अभी आपको मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो आपकी डायरेक्टली कंप्लेंट डिसमिस हो जाएंगी। आपके साथ जो अपराध हुआ है भाई, वो उसकी जो इंसाफ मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो को गौर से जरूर देखना। इसके अंदर मैं आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल एक बात बताऊंगा, जो शायद ही कोई आपको जीवन में बता पाएगा। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बेहतरीन एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। मैं 100% कह रहा हूं, आप 1 साल भी इंटर्नशिप कर लोगे, कोई भी एडवोकेट आपको यह चीज नहीं बताएगा जो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी का एक लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है। 300 रुपए में केवल 45 दिन का आप 8th क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का सब्सक्रिप्शन बहुत आसानी से पा सकोगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अब मैं जुडिशरी की बात करूं तो जुडिशरी गोल्ड का भी एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म आया हुआ है, जिसमें आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा, और ऊपर से आप मेरा कोड यूज करोगे SLG10 का, तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा। जहां पे आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव लिंकिंग बैच 2.0 चालू हुआ था 13 अप्रैल से, बहुत सक्सेसफुली ये लॉन्च हो चुका है। आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अब बैच एक दूसरा भी चालू हुआ था, जिसको हम फाउंडेशन बैच बोलते हैं, कंप्लीट 1 साल वाला। दोनों ही 1 साल वाले बैचेस हैं। आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो इजीली कर सकते हो। और आपको पता है हमारी जुडिशरी के प्लेटफॉर्म के ऊपर मेंस की टेस्ट सीरीज भी चलती है अनअकैडमी के ऊपर, और लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस तो होते ही होते हैं, और मेंटरशिप के सेशंस भी होते ही होते हैं। इसको हम बोलते हैं अपना जुडिशरी का आइकॉनिक बैच, जिसमें ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जैसे प्लस के जो बेनिफिट्स हैं वो तो मिलेंगे, लेकिन लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, 1-to-1 मेंटरशिप, ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको आइकॉनिक बैच के अंदर देखने को मिलेंगे। और अगर आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हो अनअकैडमी के ऊपर, तो बहुत इजीली आप देख सकते हो। फ्री क्लासेस होती हैं हर एजुकेटर की, इनफैक्ट मेरी खुद फ्री क्लासेस देखने को आपको इजीली मिलेंगी। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो SLG10 का, तो उसमें आप लोग लाइव टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो एजुकेटर्स की क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आप लोग ज्वाइन जरूर करोगे। सबसे पहली बात आती है, 3 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, रिकॉल करनी पड़ेंगी जब आप मैजिस्ट्रेट साहब के पास आओगे। प्रैक्टिकली जहां से केस स्टार्ट होगा वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है। अब मुद्दे की बात करूं, सबसे पहली बात, आप मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जब खड़े होंगे, सेक्शन 156 क्लॉज नंबर 3 की कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद, तो मैजिस्ट्रेट साहब पूछेंगे, भाई बताओ पहले, जो तुम मेरे पास कंप्लेंट लेके आए हो, क्या वो कंप्लेंट जो अपराध के रिगार्डिंग जो कंप्लेंट लेके आए हो, तो वो क्या अपराध कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल एक ऐसा अपराध होता है जो बहुत बड़ा संगीन अपराध होता है, बहुत बड़ा अपराध होता है। मर्डर हो गया, चीटिंग हो गया, रेप हो गया, XYZ। आईपीसी में जो है 80 to 90% जितने भी अपराध मेंशन करे हुए हैं वो ज्यादातर कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं बड़े मुद्दों की रिगार्डिंग। चीटिंग कर ली, किसी ने आपके पैसे खा लिए, आपको धोखा दे दिया, आप मर्डर कमिट कर दिया, रेप का ऑफेंस हो गया, XYZ, एनीथिंग। बहुत बड़े बड़े अपराध हमारे को आईपीसी में मेंशन करे हुए हैं। एक अपराध के बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं, मुद्दे की बात मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। तो मैजिस्ट्रेट साहब आपसे पूछेंगे, भाई आपका जो अपराध है, जो आप कंप्लेंट लेके आए हो इंसाफ मांगने, तो क्या वो अपराध कॉग्निजेबल है। दूसरा क्वेश्चन मैजिस्ट्रेट साहब बोलेंगे कि भाई आपने क्या रिटन कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी।
तो तब आपको ये जवाब देना पड़ेगा। इन दिल्ली के अंदर मैं बात करूं तो दिल्ली में ना पुलिस स्टेशन में आप जाते हो तो वो एफआईआर दर्ज करने के बाद आपको रिसीविंग दे देते हैं कि एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं कि हाँ भैया आपकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है XYZ। अदर स्टेट्स का कोई स्टेट अदर स्टेट के जो पुलिस स्टेशन होते हैं कहीं पे जो है एफआईआर दर्ज होती नहीं है, कहीं पे वो एफआईआर दर्ज करते हैं लेकिन कच्ची एफआईआर दर्ज करते हैं, और कहीं पे जो है एफआईआर दर्ज करते तो है लेकिन वो शो करने के लिए और रिसीविंग कोई देते नहीं है। यानी कि आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, आपके सामने मैजिस्ट्रेट के सामने एक जवाबदेही होनी चाहिए कि हाँ मैजिस्ट्रेट साहब मैंने जो है पुलिस स्टेशन गया था, मैंने जो है अपनी एफआईआर दर्ज कराई है। तो आपको वो कॉपी मैजिस्ट्रेट साहब को दिखानी पड़ेगी, याद रखिएगा, तभी मैजिस्ट्रेट साहब भरोसा करेंगे आपके ऊपर। हाँ भाई आप रियलिटी में गए थे और पुलिस वालों ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है, तो पुलिस वाले अपने पार्ट पे गलत हैं, तो ये आपको शो करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट साहब के सामने। और अगर मान लेते हैं आपके पास कोई रिसीविंग नहीं है, आप पुलिस स्टेशन में गए हो और एफआईआर दर्ज पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं आपकी, तब आप क्या करोगे? आप और आपके पास 156(3) में जाने के लिए मैजिस्ट्रेट को जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। आप क्या कर सकते हो भाई, स्पीड पोस्ट से अपनी कंप्लेंट पुलिस थाने में एड्रेस करके भेज दो, और वो जब स्पीड पोस्ट की रिसीविंग होगी वो रिसीविंग क्या शो करेगी कि भाई आपने एक्चुअल में रिटर्न कंप्लेंट पुलिस स्टेशन को भेजी है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि क्या आपको ये पॉइंट पहले पता था या नहीं, आप मुझे बताइएगा। दूसरी बात, चलो मान लेते हैं आपने मैजिस्ट्रेट साहब को कन्विंस कर लिया कि हाँ मैजिस्ट्रेट साहब मैंने जो है अपना कंप्लेंट भेजी। तीसरा क्वेश्चन मैजिस्ट्रेट साहब आपसे पूछेंगे भाई एक बात बताओ, मेरे पास तुम डायरेक्टली क्यों आए हो? तुम्हारे पे एक दूसरा ऑप्शन भी तो है, सेक्शन 154 क्लॉज नंबर 3 ऑफ द सीआरपीसी का, जहां पे तुम रिटर्न कंप्लेंट डायरेक्टली जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाके सेंड करोगे। मैजिस्ट्रेट साहब आपसे ये पूछेंगे, तब आप क्या बोलोगे? आपकी ड्यूटी बनती है, जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, पूरा प्रोसेस समझाया था, पहले पुलिस स्टेशन, फिर डीसीपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, रिटर्न कंप्लेंट बाय द थ्रू स्पीड पोस्ट। और तीसरी बात मैंने आपको ये बता दी है, तीसरी बात हमारी इसमें आती है कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि आपका अपराध कॉग्निजेबल है या नहीं है, आपने पुलिस वालों को जो है रिटर्न में कंप्लेंट दर्ज कराई है या नहीं। रिटर्न में कंप्लेंट दर्ज कराना, क्योंकि आपको ना एक स्टेटस या रिकॉर्ड शो करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट के आगे, या फोटोकॉपी ऑफ द रिसीविंग आप मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जो है पेश कर दो, ये देखो मैजिस्ट्रेट साहब मैंने पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है। तीसरा क्वेश्चन मैजिस्ट्रेट साहब पूछेंगे भाई आपने एसपी को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को क्या कंप्लेंट भेजी थी, आप वो भी उनको शो करना पड़ेगा। ऑब्वियसली यार आप रिटर्न कंप्लेंट एसपी साहब को भी भेजोगे। अब मेरे एसपी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया, तभी तो आप 156 क्लॉज 3 में जाओगे, या मुंह उठा के एकदम थोड़ी ना 156 क्लॉज 3 में चले जाओगे, पहले प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस अगर आपने फॉलो करा है तो मैजिस्ट्रेट साहब से ये 3 क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं भी आपको बताऊंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। फॉर एग्जांपल के तौर पे अपराध हुआ, अब अपराध के अगले दिन आपने एफआईआर दर्ज कराई, भाई कुछ नहीं हुआ। सेकंड डे आपने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जो है अपनी रिटर्न कंप्लेंट बाय द थ्रू ऑफ स्पीड पोस्ट आपने जो है भेज दी, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, एक्शन कुछ नहीं लिया गया। तीसरे दिन आप डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट साहब के पास जो है चले गए 156 क्लॉज नंबर 3 की अपनी कंप्लेंट लेके, तो मैजिस्ट्रेट साहब आपसे 2 चीजें पूछेंगे, 2 चीजें एज अ मैजिस्ट्रेट 2 ऑर्डर पास कर सकते हैं, 2 में से कोई एक ऑर्डर पास कर सकते हैं। इनफैक्ट 3 बातें मैं बताऊंगा आपको। पहली बात, मैजिस्ट्रेट साहब जो डायरेक्टली पुलिस वालों को डायरेक्ट कर देंगे, ऑर्डर करेंगे भाई पुलिस ऑफिसर को जो है डायरेक्ट करेंगे, एफआईआर दर्ज करो, इन्वेस्टिगेट करो और मुझे बताओ। या सिंपल बात, आप खुश, आप यही तो चाहते थे। या फिर दूसरा आपसे मैजिस्ट्रेट साहब बोलेंगे भाई देखो, सबसे पहली बात आपसे बोलेंगे मैजिस्ट्रेट साहब कि भाई देखो तुम्हारे को सीधे बात बताऊं, मैं तुम्हारा पुलिस वालों को डायरेक्ट नहीं कर रहा, तुम्हारा का मैं क्या कर रहा हूं, सेक्शन नंबर 200 ऑफ द सीआरपीसी के तहत मैं डायरेक्ट तुम्हारा ट्रायल चला रहा हूं, मैं जो है कॉग्निजेंस ले रहा हूं, तुम्हारा केस अपने हाथ में ले रहा हूं, तो उसमें जो है तुम्हारा ही फायदा होगा। तुम जो है मेरे पास एज अ गवाही देने, टेस्टिमोनी अपनी गवाही देने ओथ पे आ जाना, अपने विटनेस को ले आना, रिटर्न में जो तुम मेरे को गवाही दोगे मैं रिटर्न में लिख लूंगा, अपना साइन कर दूंगा, तुम अपना साइन कर देना, तुम्हारा विटनेस साइन कर देगा, तो तुम्हारा केस पूरा कॉग्निजेंस लेके ट्रायल में चल जाएगा। ठीक है, ये भी बढ़िया बात है और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपका ही फायदा है इसमें कि आपका केस कोर्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो गया, अब ट्रायल चालू हो गया, अब नेक्स्ट हियरिंग के अंदर आपका केस चलता रहेगा। लेकिन यहां पे एक नुकसान है, अगर आप चाहते हो कि भाई डायरेक्टली पुलिस वालों को मैजिस्ट्रेट साहब जो डायरेक्ट करें कि भाई एफआईआर दर्ज करो, तो आपको जो है मैजिस्ट्रेट साहब को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा? एक्सप्लेन द मैजिस्ट्रेट टू पुलिस, कि आप मैजिस्ट्रेट साहब को जो है एक्सप्लेन करो, जज साहब प्लीज आप जो है पुलिस ऑफिसर को बोल दीजिए कि वो मेरी एफआईआर दर्ज कर दें। क्यों आपको ये बात मैजिस्ट्रेट साहब आपसे पूछेंगे, भाई क्यों हो, मैं तेरा केस ले तो रहा हूं ट्रायल में, सेक्शन 210 सीआरपीसी में। आप मैजिस्ट्रेट साहब को एक्सप्लेन करेगी, जज साहब यहाँ पे जो है ना पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है, अगर आपने मेरा कॉग्निजेंस में केस ले लिया तो वहां पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो होगी नहीं, तो अगर आप मेरी एफआईआर दर्ज करवाओगे तो पुलिस जो इन्वेस्टिगेट करेगी तो बाद में मेरा ट्रायल तो वैसे भी चलना ही चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि मैंने आपको 5,000 रुपए दिए, ठीक है,
अब आप मेरे पैसे लेके भाग गए, मैं दुखी हो गया, अब मैं पुलिस वालों के पास गया, मेरी एफआईआर दर्ज हो गई, नहीं हुआ कुछ भी। फिर एसपी साहब के पास गया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर तीसरे दिन मैजिस्ट्रेट साहब के पास गया, तो मैजिस्ट्रेट साहब ने बोला भाई मैं तेरी जो है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए क्यों डायरेक्शन दूं, मुझे एक्सप्लेन करो ये बात। तो मैं बोलूंगा कि जैसा देखिए यहां पे ना सिचुएशन एक ये आती है कि कुछ रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास जो कंट्रोल मेरा नहीं है, जो गवर्नमेंट के पास कंट्रोल है। कोई रिकॉर्ड जो है मेरे को निकलवाने पड़ेंगे, वो गवर्नमेंट से परमिशन लेके निकलवाने पड़ेंगे। इनफैक्ट जो भी रिकॉर्ड है वो एक्यूज्ड पर्सन के पास है, यानी कि आपके पास है। अब आप तो मुझे इतने शरीफ तो होंगे नहीं, तो आप मुझे जो है रिकॉर्ड दे दोगे जो मैं मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दूंगा, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट साहब मेरे पास ऐसे रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए जहां पे मेरे पास कंट्रोल नहीं है, दूसरी अथॉरिटी के पास कंट्रोल है। तो जैसा प्लीज आप मेरी जो है डायरेक्शन पुलिस वालों को बोलिए कि एफआईआर दर्ज करें, ताकि पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीधा गवर्नमेंट से रिकॉर्ड मांग सकेंगे, सीधा एक्यूज पर्सन के पास से रिकॉर्ड मांग सकेंगे। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात एक लास्ट और फाइनल बात बताने जा रहा हूं। अगर आपने सेक्शन 210 सीआरपीसी में केस आपका मैजिस्ट्रेट साहब ने बोला मैं तुम्हारा जो है ऑन ओथ कॉग्निजेंस ले आऊंगा, आपने कहा चलो ठीक है जैसा। यहां पे फायदा है, मतलब नुकसान नहीं है, बट इसमें एक नुकसान है, एक्यूज पर्सन जो है अरेस्ट नहीं होगा डायरेक्टली, क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई नहीं है। अब आपका ट्रायल चल रहा है, सालों साल ट्रायल चलता रहेगा, 2 साल 3 साल 4 साल तक एक्यूज अपना बाहर मजे मार रहा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैजिस्ट्रेट के पास में एफआईआर दर्ज होती है तो जो एक्यूज पर्सन है वो बाउंड हो जाएगा, या तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए भागेगा, या पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है एक्यूज पर्सन को जो है अरेस्ट कर लेगी, बात खत्म। अब अगर कॉग्निजेंस में आप जाओगे तो कॉग्निजेंस में आपका ट्रायल चलता रहेगा, एक्यूज पर्सन जो बाहर मजे मारता रहेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपके सामने जो प्रेजेंट करा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं 100% गारंटी देता हूं, आप कहीं पे भी इंटर्नशिप कर लो, कितने भी बड़े से बड़े एडवोकेट के पास कर लो, 6 महीने 8 महीने तक आप इंटर्नशिप कर लेते हो, तो आपको ये बात एक्चुअल में कोई इतने आसान शब्दों में नहीं बता पाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इनफैक्ट मैं ऐसे डेली बेसिस पे या फिर ओकेजनली बेसिस पे जो ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके आता रहूंगा, ताकि आपको बहुत आसानी रहे। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। आपका कोई भी सजेशन हो, आपका कोई भी मन की बात हो, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। और ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, मैं ऐसी डेली अपडेट्स लाता रहता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।